नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। वक्फ संशोधन बिल को आज लोकसभा में 12 बजे पेश किया जाएगा। चर्चा के बाद वोटिंग होगी और फिर गुरुवार को इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी 8 घंटे की बहस पर सहमत है। बीजेपी को इस बिल को पास कराने में दिक्कत होने की उम्मीद कम ही है। उसके सहयोगी दल इस मुद्दे पर साथ खड़े हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू भी बिल के समर्थन में है। वहीं संसद में बिल का विरोध करने के लिए विपक्षी पार्टियों ने कमर कस ली है। मंगलवार को विपक्षी दलों ने संसद भवन में बैठक की और अपनी रणनीति तैयार की कि उन्हें किस रणनीति के आधार पर चर्चा में जाना है। बैठक में कांग्रेस के नेता, पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कल्याण बनर्जी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह मौजूद रहे। कुल मिला के आप इसे ऐसा समझिए कि वक्फ एक्ट में 3 कैटेगरी में कुल 14 बड़े बदलाव होंगे। ये 14 बड़े बदलाव होने वाले हैं और इन 14 बड़े बदलाव में महिला की भी एंट्री होने वाली है। पहली बात तो ये जानिए कि 2 महिलाओं की एंट्री होने वाली है। आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव करके 2 महिला मेंबर को शामिल किया जाएगा। ये एक बदलाव है और इसके साथ 2 गैर मुस्लिम को भी इसमें रखा जा सकेगा। और केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों को जो रखा जाता था उसमें जरूरी नहीं कि वो मुस्लिम ही हो, इसके पहले वो मुस्लिम हुआ करते थे। तो ये वक्फ एक्ट का जो ढांचा है उसमें ये परिवर्तन करने की कोशिश की गई है। उसके बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर भी नियंत्रण होगा। यानी मैंने कहा ना, 3 बड़े बदलाव में 14 बदलाव होने हैं। फिर उसके बाद वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा भी किया जाएगा। तो हमारे साथ इस वक्त इस पर बड़ी बहस करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तौकीर रजा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। तौकीर रजा जी, आपका बहुत स्वागत है। सलाम रिजवी जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के, स्वागत आपका भी है, वो भी नमस्कार कर रहे हैं। जहीरुद्दीन हैं, AIMIM के प्रवक्ता, स्वागत आपका है। थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जिनका नाम मृणाल पंत है। थोड़ा वो लेट है, वो हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैं आपसे तौकीर जी जानना ये चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो आप ये क्लियर कर दीजिए। आपके सभी दर्शकों को और आप सबको नमस्कार मेरा। देखिए, ऐसा है कि ये सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट कांग्रेस के शासन में जब आई थी तभी इस पे संशोधन के लिए उन्होंने बिंदुओं को दिया था। उन बिंदुओं के पे आधारित जब लगभग जो है इस पे संशोधन ला रही है हमारी सरकार, तब की सरकार ने इसको संशोधन करने की कोई भी कोशिश प्रयास नहीं किया। आज आवश्यकता क्यों पड़ी है? आज आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज आक्रमण जो है, अतिक्रमण इतना ज़्यादा हो गया उसमें कि वो वक्फ की संपत्ति में जो कब्जाधारी बैठे हुए हैं वो छोड़ना नहीं चाहते किसी भी हालत में। आज अगर वो अतिक्रमण छोड़ते हैं तो उस अतिक्रमण के छोड़ने से आज वहाँ पर स्कूल बन सकता है, जो वहाँ के बच्चों को, गरीब बच्चों को उसमें स्कूल बनने के कारण उसका फायदा मिल सकता है। महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, उसके लिए अगर वहां पर हॉस्पिटल बनाया जा सकता है तो उस महिलाओं को भी उसका फायदा मिलेगा और उनके बच्चों को और महिलाओं को भी इसमें सारी चीजें दी जाएंगी, सुविधा दी जाएंगी। और ये जो संशोधन अगर अभी आ रहा है, इसके पहले आपने देखा कि जब सच्चर कमेटी ने जब रिकमेंडेशन दिया था तो इन्होंने करने की जरा भी कोशिश नहीं करी। हमारी सरकार इस पे जिस प्रकार से कार्य कर रही है, इस पे ये बेवजह का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि हमारी सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार करी, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। बाकी ऐसी कोई अनापत्ति वाली बात इसमें नहीं है। मृणाल पंत जी ये कह रहे हैं कि चलिए थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। सलाम रिजवी जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के। देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई जो कब्जा करके वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर बैठे हुए हैं उनसे हमको आज़ाद कराना है। चूंकि महिला भी कदम से कदम मिलाकर लोगों के चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उनको शामिल करना है। इससे क्या आपत्ति है? वो कह रहे हैं आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे पेश कर रही है, बस, और कोई आपत्ति की वजह नहीं है। सारे दर्शकों को और मेरा अपना नमस्कार। जहाँ तक की बात है कि वक्फ बोर्ड में जो कब्जा करके बैठे हैं, तो वक्फ बोर्ड में वो लोग बैठते हैं जिनका शासन होता है, जिनकी सरकारें होती है।
कांग्रेस के सरकार में कांग्रेस ने कांग्रेस लोगों को बैठाला था, उनके अपने लोग थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी इच्छा के अनुसार लोग ही वक्फ बोर्ड में बैठते हैं। इसमें किसी का कब्जा नहीं होता है। ये 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल पूरा करते हैं, 5 साल के बाद में जिसकी सरकार मतलब रहती है, जिसकी सरकार आती है वो अपने लोगों को बैठाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से बोर्ड का गठन होता है। और बोर्ड के गठन में जो अभी नया प्रावधान आया, जिसमें 14 बिंदुओं पे जिसमें चर्चा की जा रही है, महिलाओं की उसमें भागीदारी और नियुक्ति की बात हो रही है। तो वक्फ बोर्ड की तो धारा 14 है डा, उसमें पहले से ही 2 महिलाओं की नियुक्ति का उसमें पहले से प्रावधान रखा गया है। इसमें नया क्या चीज़ आ गया? जब पहले ही एक्ट में 2 महिलाओं को रखने के लिए जब एक्ट में है प्रावधान है, तो फिर उसी चीज़ को लाके आप क्या बताना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि वक्फ संशोधन की मांग किसने करी थी? अगर वक्फ संशोधन की मांग किसी ने करी थी तो आप उसमें संशोधन लेके आते हैं। आज के हालात में वक्फ में संशोधन की ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रावधान लेकर आए वो पहले से कहीं ने उसी को गोल मोल करके उसको इन प्रावधानों के तहत देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जब गोल मोल उसी को करके ला रहे हैं सलाम रिजवी जी, तो फिर किस बात का विरोध है? मैं आपसे इसका जवाब लूंगा और जहीरुद्दीन से भी इसका जवाब लूंगा, लेकिन पक्ष और विपक्ष का इस मुद्दे पर क्या कहना है उनको भी सुन लेते हैं। बहुत सोच समझ करके बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया। और रोज बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे, और सबको करने के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है। इन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है, उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है? और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज़्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है। वक्फ बाय यूजर जो इन्होंने हटाने का काम किया है और कह रहे हैं कि हमने नहीं हटाया, उसके अंदर प्रावधान कर दिया कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी हो, जिसके अंदर सरकारी हिस्सेदारी हो या विवादग्रस्त हो, उस संपत्ति को जब तक वक्फ नहीं माना जाएगा वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को उसकी जांच दी जाएगी, और जब तक उसकी जांच नहीं होगी वो तब तक विवाद संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। तो ये जो विवाद की स्थिति पूरे देश में खड़ी होनी है, ये बहुत खतरनाक है। और ये पूरी तरीके से संविधान के धारा 14, धारा 16, धारा 25 के ऊपर ओवरलैपिंग है और संविधान के साथ पूरी तरीके से मजाक करने का काम किया जाए। इमरान मसूद कई धाराओं का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ओवरलैपिंग करने का काम हो रहा है। वहीं सत्ता पक्ष ये साफ तौर पर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को गरीब मुस्लिमों की फिक्र है, क्योंकि भारत देश में सबसे ज्यादा गरीब मुस्लिम रहते हैं और उनके लिए निर्णय लिया गया है। जहीरुद्दीन, आपका इस पर क्या कमेंट है, क्या कहना है? देखिए, अभी हमारे बड़े भाई तौकीर रजा साहब बता रहे थे कि सच्चर कमेटी के रिकमेंड के आधार पर ही वक्फ संशोधन बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों का अपने आप को हितैषी बता रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जस्टिस सच्चर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये स्पष्ट लिख दिया था कि सूरत हाल मुसलमानों के दलितों से बदतर है, तो प्रश्न यही खड़ा हो गया है कि जब दलितों को इस देश के अंदर आरक्षण है तो मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को मुस्लिम हितैषी बता रही है तो मुसलमानों को आरक्षण की बात कर देती। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने से देश में क्या प्रभाव पड़ जाएगा, क्या मुसलमानों की हालत सुधर जाएगी और क्या बिगड़ जाएगी, ये सबके सामने जग जाहिर है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक स्टैंड है हिंदू मुस्लिम करने का, वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। अगर ये अमेंडमेंट के अंदर ये बात ला रहे हैं कि जब वक्फ कमेटियां बनाई जाएगी उसके अंदर 2 हिंदुओं को लेना आवश्यक हो जाएगा, 2 महिलाओं को लेना आवश्यक हो जाएगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पारदर्शिता की बात करते हैं तो तिरुपति ट्रस्ट के अंदर क्या 2 मुसलमानों को लिया जाएगा, या और तो हिंदू ट्रस्ट है उसके अंदर भी क्या मुसलमानों को लिया जाएगा? एक देश एक कानून की बात करने वाले ये दोहरे चरित्र की बात करते हैं और कहीं ना कहीं मुसलमानों के नाम पर राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ऐसे लोगों को इससे परहेज करना चाहिए। और वक्फ संशोधन में अभी मुसलमानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, ये AIMIM के प्रवक्ता जहीरुद्दीन का कहना है। एक कमेंट यही करते आते हैं, इसके अलावा ये कुछ कर भी नहीं सकते। इनके प्रवक्ता जब भी बैठेंगे तो देखेंगे जी आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ मृणाल पंत भी जुड़े हैं, उनका कमेंट लेता हूं। मृणाल जी, आपका इस पर क्या पक्ष है? देखिए, गरीब मुसलमानों की चिंता है, कब्जा करे जो बैठे लोग हैं उनको हटाना है, ये तौकीर रजा ने कहा है, और महिलाओं को शामिल करना है, इसलिए हम ये बिल लेकर आ रहे हैं। राहुल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि मस्जिद में ना तो अमीर के जाने पे पाबंदी है ना गरीब के जाने पे पाबंदी है। धार्मिक नियमों में और धार्मिक कानूनों में, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदुओं के हों, चाहे मुसलमानों में हों, आर्थिक स्थिति के आधार पे कहीं किसी तरह का भेद नहीं है। जितनी वक्फ की संपत्तियां होती हैं, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे और किसी तरह की पाबंदी हो, वो सभी के लिए खुले हो। न केवल गरीब मुसलमानों को छोड़िए, बल्कि हिंदू धर्म के लोग भी बड़ी संख्या में, अग्रवाल, गुप्ता, व्यापारी बनिए, वक्फ की संपत्तियों पे अपनी दुकानें लगाए बैठे हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी वक्फ की संपत्तियां खुली हैं और लोग उसमें किराए में रह के अपनी आजीविका पूरी कर रहे हैं। इसलिए यह कहना कि गरीब मुसलमानों को वक्फ संशोधन अधिनियम से फायदा होगा, बेहद नाजायज बात। दूसरी बात, महिलाओं की बात। मुझे खुशी है कि महिलाओं की इतनी चिंता कर रही है भारतीय जनता पार्टी। शुरुआत करनी चाहिए थी ना, राम मंदिर का बोर्ड बना, राम मंदिर का ट्रस्ट बना, तो उसमें 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करते। हिंदू धर्म के इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, महाकाल का मंदिर है, तिरुपति का मंदिर है, देवियों के बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके बोर्ड हैं, उनके न्यास हैं, उनके ट्रस्ट हैं, वहां पे महिलाओं को मौका देते तो ऐसा लगता कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में महिलाओं की चिंता करती। और जहां तक महिलाओं का प्रावधान है, वो तो पहले से राज्यों के वक्फ में पहले से प्रावधान बना हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी बात कर। और जहां तक तीसरे धर्म के लोगों को वक्फ में शामिल करने की बात है, राहुल जी बताइए, आपको कैसा लगेगा अगर मंदिर के प्रबंधन की किसी कमेटी में गैर हिंदुओं को शामिल किया जाए, उसमें मुसलमानों को शामिल किया जाए, उसमें क्रिश्चियनों को शामिल किया जाए? सीधी बात यह है कि हर धर्म के रीति रिवाजों को उसके धर्म से ज्यादा कोई दूसरे व्यक्ति नहीं समझते। इसलिए जब धार्मिक न्यास का गठन होता है, धार्मिक बोर्ड का गठन होता है, या वक्फ जैसी प्रॉपर्टीज के साज संभाल के लिए, उदाहरण के लिए मंदिरों के साज संभाल के लिए जिस तरह के नियम बनाए गए हैं, ये जिम्मेदारी उन्हीं लोगों को दी जाती है जो भावनात्मक तौर पर, धार्मिक तौर पर, रूहानी तौर पर उससे जुड़े हों और उसके कर्म कांडों को, उसके क्रियाकलापों को, उसके नियमों को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी वक्फ के मामले को हिंदू और मुसलमानों का मसला बताना चाहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से मुसलमानों का आंतरिक मामला है। और जब मुस्लिम धर्म ने इस तरह की कोई मांग नहीं की, ऐसे में वक्फ का संशोधन बिल लाए जाने का कोई कारण नहीं बनता। 2 कमेंट आ गए। देखिए, ये कांग्रेस कह रही है कि ये मुस्लिमों का आंतरिक मामला है, और AIMIM तौकीर जी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमानों को लड़ा कर रखना चाहती है और कुछ नहीं करना चाहती। हालांकि कुछ ऊपर तस्वीरें चल रही हैं, मैं अभी बिल पेश भी नहीं हुआ, 12 बजे पेश किया जाएगा, लेकिन उसके पहले महिलाएं जश्न मना रही हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ मुस्लिम महिलाएं। तौकीर जी, देखिए, विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध करने के लिए किसी हद तक गिरने का अधिकार जो है वो सिर्फ कांग्रेस में दिखता है और किसी दूसरी जगह पार्टी कौन गिर गया? ये गिरने की तरीका है और क्या है, तुष्टिकरण के हिसाब से कार्य करने की जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ये संशोधन जो है आपके सच्चर कमेटी ने जब बताया था तब भी थी, और मैंने कहा कि अतिक्रमण जो करके रखे हैं जमीनों पे, उनको हटाने के लिए भी ये किया जा रहा है। महिलाओं को संशोधन की जरूरत नहीं है। किसी सरकार में क्यों नहीं दिया गया महिलाओं को वहां पर मनोनीत सदस्य?
तो ये सब बोलने की बात है। और रही बात यह है कि पहले अधिकार क्षेत्र जो है सिर्फ तहसीलदार या एसडीएम तक सीमित था, अब उसको साथ ही साथ जो जिला अधिकारी हैं, डीएम जो है, उनके पास भी उनका अधिकार क्षेत्र होगा जो कब्जा करके बैठे थे। और वक्फ संपत्ति में जो जितना विवाद होता था वो उसके लिए भी उसमें जो है संशोधन करने के लिए दिया गया था। इसी कारण से आज डीएम को भी दिया गया है, ताकि किसी प्रकार से जमीन में जो अवैध कब्जा करते हैं या विवाद होता है उसको डीएम भी अपनी निगरानी में देख सके। लेकिन आज होता क्या था, आज होता क्या है, आज आप देख लीजिए गलत बयानी कर रहे हैं, आक्रमण करके बैठे हुए हैं और आप बात करते हैं। ये सब आपके समय से हुआ साहब। आप बात करते हैं। आप ये बताइए, ट्रिपल तलाक का भी आप लोग विरोध करते रहे, लेकिन ट्रिपल तलाक को सबसे ज्यादा महिलाओं ने जो है समर्थन दिया। तो ये जो भुगतता है वही जानता है। आज वक्त की संपत्ति में महंगी महंगी जमीनों में कब्जा करके बैठे हैं, ऐसी जमीनों में कब्जा करके बैठे हैं जहां पर कोई अच्छे शिक्षण संस्थाएं चल सकती थी, अच्छा चिकित्सालय चल सकता था, अच्छी चीजें चल सकती थी, या उस संपत्ति से कोई अच्छा जो है आवक आ सकती थी। भाई साहब, अभी आपको बता दूं, आवक जो है मात्र 162 करोड़ रुपए सिर्फ आती है टोटल पूरी, अगर वक्त की संपत्तियों से ले। हमारा टारगेट है कि 12,000 करोड़ रुपए तक जो है उसकी वक्त की संपत्ति से आवक होना चाहिए। हम इस विषय पे कार्य करें ताकि उसके पैसे से उन्हीं का जो है विकास हो, हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई बहनों बच्चों का विकास हो जो गरीब तबके के हैं। क्यों संशोधन नहीं करें? क्या आप उसको वैसे ही पड़े रहने देंगे? जहां विकास नहीं होगा, कब्जा करके बैठे, आप ही के लोग कब्जा करके बैठे, आप ही की सरकार रही, आप ही ने उसके संरक्षण दिया और इसके कारण से ये सारी चीजें आते नजर आ रही है। तो हम अगर कर रहे हैं तो आपको इसको विरोध क्यों हो रहा है, ये समझ में आता है। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बोलिए ना मेरा जवाब दे दूं तौकीर साहब की बात का। भाई, दो बातें तौकीर साहब ने कही। पहली बात यह कि वक्फ में संशोधन इसलिए लाया गया है ताकि अतिक्रमणकारियों का मुकाबला किया जा सके। देखिए, अतिक्रमण हटाने का अधिकार पहले से भी प्रशासन के पास था, उसके लिए वक्फ बिल में संशोधन की कोई जरूरत नहीं। हम तो देख रहे हैं कि जहां कानून में प्रावधान नहीं है वहां भी घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो कृतित्व ही है। अरे तो जहां कानून नहीं है ये तो वहां भी कार्रवाई कर लेते हैं। ऐसे में कानून की सुन लीजिए, मैंने आपकी बात शांति से सुनिए ना। आप सुनेंगे नहीं तो कैसे बात समझ में आएगी? तो जब ये कार्रवाई बिना कानून के भी कर सकते हैं तो कानून में प्रावधान होने के बाद तो कार्रवाई करने से रोक नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने तो बताया कि उत्तर प्रदेश में कितनी वक्फ संपत्तियों से कब्जा हटाए। देखिए, चिल्लाता वो व्यक्ति है जिसके पास तर्क नहीं होता, जिसके पास जवाब नहीं होता, जो बहस नहीं कर सकता, जो झूठ बोलता है। बोर्ड में कितने सलीके से बात करिए। भारतीय जनता पार्टी उसी के लिए तो बिल ला रही ताकि सारे बहुत से राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये दर्द क्यों हो रहा है साहब? कितने राज्यों में वक्फ के कब्जे हटाए हैं? तो आपको और उसको आपको नए कानून की क्या जरूरत है? पुराना कानून ही सक्षम है तो आपको नया कानून लाने की क्या जरूरत है? आपकी मंशा वक्फ बोर्ड के कब्जे, वक्फ के कब्जे हटाने की नहीं है। आपकी मंशा सीधा मुसलमानों को प्रताड़ित करने की है। वक्फ से आपका कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश हो चाहे जहां भी भाजपा की सरकार है वहां आपने कहां कब्जा हटाया? और विरोध में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार या नरेंद्र मोदी जी दिखते, जो जैसा काम करेगा उसका वैसा विरोध होगा। अरे कैसा विरोध? कोई एक पक्षी काम करेगा तो उसका विरोध होगा। आप किस प्रकार से विरोध करते हैं? उसमें नरेंद्र मोदी कोई दूध के दूल्हे नहीं है कि उसका विरोध ना हो। बिल्कुल विरोध होगा अगर गलत बात करेंगे तो। अगर ट्रिपल तलाक गलत था तो बताइए कि आप मुसलमानों के हित की बात करते हैं। हमने क्या मुसलमान के हित में ट्रिपल तलाक नहीं लाया? ट्रिपल तलाक कभी नहीं लाया। आज समर्थन हमारे को महिला मार शक्तियां कर रही है। हमारे माते बहनों से जाके पूछे जिनको ट्रिपल तलाक स्टैंड ट्रिपल तलाक दे दिया गया, मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज उससे काफी फर्क पड़ा है। आज लोग तलाक देने के लिए हिम्मत नहीं करते कि कोई तलाक दे दे। ये बड़ी ये पोजीशन आ गई। आप किसों से बात करते हैं? पहना के लाके खड़े कर देना कि हम त्रिपक तलाक पे समर्थन। अरे गैर मुस्लिमों का ये नाटक भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कांग्रेस का है, हमारा नहीं है। गैर मुस्लिम महिलाओं को मुद्दा बना के खड़े कर देते हो। हमारी नीति और नीति एकदम साफ कोई आपकी रीति नीति नहीं है। इस देश के लिए कोई रीति नीति नहीं है। जैसा आप करते हैं हम काम करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। हम विकास का नारा लगाते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास करते हैं और विकास सरकार का करते हैं। और इसी कारण से अगर वक्त का बिल अगर आ रहा है तो इसमें विकास होने वाला है। आपको ये तुष्टिकरण करने की क्या जरूरत है? मुसलमानों के बारे में इतना आप सोच रहे हो? ठीक है, भी आप विरोध करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो काम करके दिखाएंगे वो भी आप देखेंगे। बहस लगातार जारी रहेगी, लेकिन विपक्ष भले ही बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में माहौल जश्न का है। भोपाल में वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में मुस्लिम समाज
बुर्का पहनकर बिल के समर्थन में आई हैं मुस्लिम महिलाएं। हालांकि यहाँ हमारे स्टूडियो में बैठे सलाम जी कह रहे हैं कि ये गैर मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनाकर यहाँ खड़ा कर दिया जाता है। वहीं इंदौर में तो इस बिल की खुशी में जलेबी बांटी जा रही है। ये इंदौर की जलेबी हरियाणा वाली नहीं है। राजबाड़ा पर भाजपा कार्यकर्ता जलेबी लेकर पहुंचे। वक्फ संशोधन बिल लाए जाने की खुशी में ये लोग कर रहे हैं। देखिए सबके चेहरे साफ तौर पर दिख भी रहे हैं। भोपाल में जश्न है और इंदौर में ये जलेबियां बांटी जा रही हैं मुस्लिम समाज की तरफ से बिल के समर्थन में। और वहां पे लिखा है कि माई सपोर्ट मोदी जी। ये क्या है? जिनको वक्फ के बारे में जानकारी नहीं है वो जलेबी बांट रहे हैं। हाँ। और माई सपोर्ट मोदी जी बोल रहे हैं। उनको वक्फ क्या होता है यही नहीं मालूम, वक्फ बोर्ड क्या होता है यही नहीं मालूम, वक्फ में किन बातों पे संशोधन हो रहा है यही नहीं मालूम। उनको भीड़ को इकट्ठा करके 500 रुपए देकर लाके भीड़ इकट्ठा कर दी गई और वो मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन करने वालों से बता रहे हैं सलाम भाई कि माइक ले जाके उनसे पूछा जाए किन बातों पे समर्थन कर रहे हो आप लोग, तो ये बता नहीं पाएंगे। वक्फ बोर्ड क्या करता है ये ऐसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये सबको जानकारी है वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है और किस प्रकार से कार्य करता है। जो समर्थन में जलेबी बांट रहे हैं उनसे माइक ले जाके तो पूछ लो। जरा बताइए, अगर महिलाएं नहीं जानती, मुस्लिम महिलाएं नहीं जानती तो आपने उसे कैसा शिक्षित किया? कौन? ये बताइए। तौकीर रजा जी देखिए सवाल ये उठाया जा रहा है कि 500 रुपए देके महिलाओं को खड़ा कर दिया जाता है। और दुष्यंत पाराशर इस वक्त भोपाल में मौजूद हैं। उन्हीं से पूछते हैं जो मुस्लिम महिलाएं यहां पर समर्थन कर रही हैं, खुशी जाहिर कर रही हैं, उनके जरा नाम हो सके तो पूछें और उन्हें किस बात की खुशी है। हाँ, और उन्हें किस बात की खुशी है जो यहां पर इकट्ठा हो। दुष्यंत जरा उनसे पूछिए कितने बातों पे संशोधन हो रहा है, क्या हो रहा है वक्फ के बारे में। बिल्कुल देखिए आप महिलाओं के ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल देखिए आतिशबाजी की जा रही है लगातार ढोल धमाकों के साथ में यहाँ पर इस पूरे बिल का समर्थन जो है वो किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं हो चाहे पुरुष हो वो यहाँ पर हुए हैं। उम्र के लोग जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से भीड़ भाड़ इस इलाके में इसलिए ही है क्योंकि आज संसद में आने वाला सरकार ला रही है। और जिस तरीके से अगर कुछ महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो है लगातार नारेबाजी कर रही हैं। आप लोग लगातार नारेबाजी कर रही हैं, मोदी जी का समर्थन कर रही हैं, लेकिन कई सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप गैर मुस्लिम लोग हैं और वो यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। नहीं, हम मुसलमान हैं। मेरा नाम आफरीन उल्लाह है, मेरे अब्बा का नाम शमी उल्लाह है और दादा हम मुसलमान हैं और हम मोदी जी के साथ हैं क्योंकि वो अच्छा करते हैं और अच्छे के साथ हैं। हम आप क्या कहती हैं? हम भी उनके साथ हैं। हाँ, अच्छा कर रहे हैं, हम उनके साथ। आरोप लग रहा है कि आप लोग मुस्लिम नहीं है लेकिन बुर्खा पहन के खड़े हुए हैं। नहीं, हम मुस्लिम हैं। हाँ, संशोधन राहुल बहुत सारी बात है यहाँ पर लोग जो हैं अब वही जी मेरा नाम शहनाज है और अभी तक मोदी जी ने मुस्लिम समुदाय और पूछिए कि किस बात की खुशी है इन्हें, ये भी पूछे। हम लोग उनकी सपोर्ट में हैं। किन बातों पे संशोधन आरोप लग रहे हैं, आरोप जो है वो आप लोग लगातार इस बात की आप खुशी जाहिर कर रहे हैं। किस बात की खुशी है आप लोग? ये खुशी है कि मोदी जी जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। आज तक उनने सुनी यहाँ स्टूडियो में एक भाई साहब है वो सवाल उठा रहे हैं कि 500 रुपए देकर इन्हें बुलाया गया है। ये भी पूछिएगा पैसे मिले हैं क्या? बिल क्या है आप लोग को पता है? बिल ये है कि कुछ जगह का है लेकिन जो भी है जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। हमें उन पे भरोसा है और आगे भी भरोसा रहेगा। मालूम है कि वक्फ संशोधन बिल क्या है और ये किस लिए आए? काम भी नहीं कर सकते कि जनता को नुकसान हो। यहाँ किस बात की खुशी मनाना है? वक्फ बोर्ड संशोधन क्या है? सलाम जी उनकी बात आ जाने दीजिए। देखिए हम उनका जीके टेस्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं कि वक्फ संशोधन बिल क्या है। हम जीके टेस्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन वहां पर खुशी भी दिखाई दे रही है। अब वो खुशी व्यक्त कर रही है वो मोदी जी पर, तो इसमें क्या ऐतराज है? मोदी जी पे खुशी व्यक्त कर रही है, उसमें हमको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन वो वक्फ संशोधन बिल के लिए वो जलेबी बात पहले समझ लें कि संशोधन क्या है, उसके बाद में कोई खुशी जाहिर करे। क्या है संशोधन? आप बताइए क्या है संशोधन, आप बताइए। जो संशोधन अभी लाए गए हैं हाँ। इन संशोधनों में ऐसा कोई प्रावधान मुझको नजर नहीं आता जो पहले से दर्शित नहीं है। वक्फ एक्ट में मतलब पहले से ही लागू है, कहने का मतलब ऑलरेडी सब चीजें पहले से लागू है भाई। हाँ, नहीं जो नई बात हो जाए, जो नई चीजें जो इसमें लाई जा रही है हाँ। गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में लाना ठीक है, तो ठीक है। आपको किसी किस्म की शंका है कि मुस्लिम लोग होने से किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ में बोल देते हैं तो आप वहां 2 गैर मुस्लिम को लेकर आ रहे हो।
मैं बोलता हूँ राम मंदिर में भी तो मुस्लिम सदस्यों को रख दो, क्योंकि अभी वहाँ जो बैठे हुए हैं बाद में 50 साल के बाद जाके वो श्री राम जी का वंशज मानेंगे और बोलेंगे अब राम मंदिर और पूरी प्रॉपर्टी हमारी है। तो मुसलमान रहेगा तो विरोध करेगा, बताएगा नहीं 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 ये वंशज नहीं है। तो आप वहाँ पर भी दो आदमी को ला के रख दो। आप गैर मुस्लिम सीओ की बात करते हैं। मुस्लिम सीओ को इसलिए रखा गया है कि पहले के अधिकांश वक्फ जो है वो उर्दू और फारसी में है। मतलब कुल मिला के जो आपका विरोध का कारण है वो ये है कि जो गैर मुस्लिमों को इसमें एंट्री दी जा रही है, ये विरोध का कारण है। बाकी आप सब कह रहे हैं पहले से नियम था। हम पूरे बोर्ड को आप गैर मुस्लिमों को भर दो, हमको क्या एतराज है, जो सही होगा वो होगा, लेकिन आपकी मंशा वहां लाने की क्या जरूरत है। अभी जैसे भाई साहब ने बोला ना, आप और भी तो मठ है, और भी तो बोर्ड है, और भी तो मंदिर, सब जगह वहां पर मुसलमानों को क्यों नहीं रखते हो आप? यहां पर लाने की क्या जरूरत है? विरोध की ये वजह है आपकी, एक ये वजह है। एक विरोध मेरे को कहीं पर भी इस संशोधन बिल में कहीं पर भी ऐसा कुछ दिखता नहीं है जिसके वजह से कुछ एक चीजों पे जो है मतलब ये इसका मेरे को तो मकसद ही है समझ में, अतिक्रमण वक्फ की प्रॉपर्टी से कब्जे हटाना हो तो पहले से प्रावधान है। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां पर है, कहां आपने कब्जे हटाया? इंदौर चलते हैं। इंदौर में हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है जहां पर जलेबियां बांटी जा रही है। ये जलेबियां अंशुल क्यों बांटी जा रही है, क्या वजह है और कौन लोग हैं जो यहाँ पर जलेबियां बांट रहे हैं? क्या इन्हें पैसे देकर यहाँ बुलाया गया है? बिल्कुल राहुल, जिस तरह से स्टूडियो में मैं भी बहस को सुन रहा था और यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, भाजपा अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर जलेबी जो है वो बांटी जा रही है। वक्फ संशोधन बिल जो पास किया जा रहा है, आज संसद में जो लाया जा रहा है उसे लेकर के पहुँचे हैं और जो स्टूडियो में सवाल खड़े हुए थे उस पर भी हम बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पहुँचे, किस लिए पहुँचे आप लोग यहाँ पर? आज जो बड़ा ही गौरव का दिन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो वक्फ बोर्ड के बिल के संशोधन किया जा रहा है उसी को लेकर आज हम यहाँ पर जलेबी वितरण करने पहुंचे। वक्फ क्या होता है आप लोगों को है जानकारी? वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो मुस्लिम समाज द्वारा जो कांग्रेस ने इसका बनाया था, पर उसमें इनको भ्रमित करते थे, जो जमीनों के संबंध में भ्रमित करते थे और उसका गलत उपयोग करते थे। उसी को ये मुसलमानों के ऊपर आरोप है, समाज को ये आरोप है भ्रमित करते हैं। पब्लिक बात सुनिए सलाम जी, प्लीज। पब्लिक बोल रही है, आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, आप यही तो जहर घोला गया है। बहुत अच्छा यही तो जहर घोला गया। आपका क्या नाम है पूरा? मेरा अनवर खान। ये ऐसा कहा जा रहा है कि मुसलमानों को ऐसे प्रश्न जो जश्न हो रहे हैं उसमें बरगला के लाया जा रहा है, आपको क्या कुछ पैसे मिले या ऐसे कुछ लाया गया यहाँ पर? नहीं, कोई पैसे नहीं मिले। आप खुद आए जी? तो देखिए ये यहाँ जलेबी बांट रहे हैं, पूछिए क्यों जलेबी बांट रहे हैं? जलेबी लेकर के पहुंचे हैं, जलेबी के द्वारा इनको जलेबी की तरह जलेबी क्यों बांटी जा रही है? जलेबी के पीछे का कारण क्या है? जलेबी की तरह वक्फ बोर्ड था, आज उसको माननीय मोदी जी ने सीधा कर दिया, तो आज वो जलेबी खत्म कर रहे हैं उनको खिला करके। अब वक्फ बोर्ड बिल्कुल सीधा बिल संशोधित होगा और हर कार्य बिल्कुल व्यवस्थित रूप से होंगे इसमें। तो देखिए राहुल, जो आपने भी पूछा था कि जलेबी क्यों बांटी जा रही है, उसके पीछे का कारण ये कि हरियाणा की जलेबी नहीं है। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो दुविधाएं थी, जो संशय थी, इनका ये कहना है कि उस तरह से जलेबी की तरह वो वक्फ बोर्ड के नियम थे और आज उस बिल को, जो संशोधन बिल को लाया जा रहा है, उसे सीधा कर दिया गया, उसी की खुशी है। और यहाँ पर कार्यकर्ता जो है, ठीक है अंशुल, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जहीरुद्दीन जी, वक्फ बोर्ड जो जलेबी की तरह था उसे अब सही कर दिया जा रहा है, व्यवस्थित कर दिया जा रहा है, इसलिए इंदौर में वहां के मुस्लिम जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, इस तरह के शब्द अज्ञानता के कारण लोग उपयोग करते हैं। वक्फ एक्ट जो है एक गजेटेड एक्ट है और हमारे देश की संसद के माध्यम से पारित किया हुआ एक्ट है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वक्फ एक्ट जो बनाया गया है वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया और ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ये अज्ञानी लोग हैं। जी, अज्ञानी लोग हैं। तौकीर जी कह रहे हैं कि इस तरह की बात जो कर रहे हैं ये अज्ञानी लोग हैं। देखिए ऐसा है, हाँ, ये जलेबी लफ्ज को जो यूज किया जा रहा है ये अज्ञानी लोग ही इसको यूज कर सकते हैं और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कर सकते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखे होंगे आपने आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं को बदलकर बीएनएस और बीएनएसएस कर दिया। क्या लाभ हुआ उससे, क्या फायदा हुआ? भाई साहब, क्या अंग्रेजों के समय की पार्टी के बनाए हुए नियम कायदे को ही हम लागू करते रहे जिंदगी भर? आप उसी का गान गाते रहेंगे जिंदगी भर? बताइए, किस मुंह से बात कर रहे हैं? क्यों नहीं बदलेंगे? अरे आप बताइए, क्या अंग्रेजों की चीजों को ढोते रहेंगे जिंदगी भर? आप
उसी को आप फॉलो करते रहिए। अरे किस मुंह से बात कर रहे हैं? अगर बदला है तो आपको स्वागत करना चाहिए। सिर्फ मोदी विरोध में आप लोग सिर्फ उल भगने का काम कर रहे हैं, उल बोलने का काम कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अरे पब्लिक बोल रही है जलेबी की तरह वक्फ बोर्ड है, तो वक्फ बोर्ड के जो वक्फ बोर्ड में है तो उसमें क्या है, किस प्रकार से कार्य हो रहा है, उसका विरोध कर रही है पब्लिक। गलत क्या कर रही है? और बोल रही है कि वक्फ बोर्ड का संशोधन करके ये मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो दर्द तो उन्हीं को होगा ना जो अतिक्रमण करके बैठे हैं, या विरोध में नरेंद्र मोदी जी के जो है विरोध में सिर्फ आप कुछ भी बोलते रहिए, बस यही सोच के बैठे हैं। ये नहीं चलने वाला साहब। ये कौन सी भाषा से बोल रहे साहब? नहीं, आप बताइए ना, अपने ही अल्पसंख्यक समुदाय को आप बोल रहे हैं मूर्ख लोग हैं, तो आप किस मुंह से बात कर, किस कैसे आप नेतागिरी कर रहे हैं साहब? अपने लोगों का मूर्ख बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता साहब। आप वो बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो है किस प्रकार से लोग, वहां के अधिकारी या बोर्ड के लोग किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए वो अपने जिम्मेदारी को निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे, उस पर इल्जाम लगा रहा है। तो गलत क्या है अगर वो बोल रहे हैं? तो आज अगर वो संशोधन इसी कारण से हो रहा है कि आगे जाकर किसी भी प्रकार से जलेबी की तरह जो कार्य हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा काम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए, वो काम करने की कोशिश हमारी। यानी आप कह रहे हैं पारदर्शिता के साथ कार्य होना चाहिए ना, ये कह रहे हैं ना। आज डीएम को सामने लाने का मतलब क्या है? डीएम जो डीएम कलेक्टर होता है क्या वो गलत करता है क्या? आप कोई चीज का अपील करते हैं तो कलेक्टर के पास जाते हैं ना आखिरी में, जिलाधिकारी के पास। तो क्यों? तो आप उसमें अगर वो आ रहे हैं तो आपको उसकी आपत्ति क्यों है? और महिलाएं अगर आर्य सदस्य बन गए तो उसमें क्यों आपत्ति? अगर वो आ रहे हैं तो आपको उसकी आपत्ति क्यों है? और महिलाएं अगर आर्य सदस्य बन गए तो उसमें क्यों आपत्ति है? ये मेरे को समझ में नहीं आता। आप ऐसा है कि आज एक बात बताइए, जो बजट बनता था, बजट के साथ साथ जो उसका ऑडिट होना चाहिए वो ऑडिट भी हर साल नहीं होता, वो ऑडिट करने का भी अधिकार अब दे दिया गया है। पहले हर साल ऑडिट नहीं होता था, तो वो भी एक चीज अधिकार दिया गया है। तो आप किस प्रकार से काम करते हैं वो आपको निगरानी के रूप में अगर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मैं आ रहा हूं, दोनों के पास आ रहा हूं, मानना पड़ेगा। मृणाल जी उससे कुछ नहीं होने वाला, जनता जानती है, जनता सब समझती है, ऑनलाइन आज हर चीज को जान रही है। मृणाल पंत जी भी हमारे साथ है। मृणाल जी देखिए, सलाम रिजवी यहां पर हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के। इनका कहना है जो संशोधन लाया जा रहा है बिल में उसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ जो महिलाओं को शामिल कर लिया गया है और गैर मुस्लिमों को इस बात का विरोध है। जेपीसी में आपके भी मेंबर थे, क्या आपने ये बात उठाई थी वहां पर? राहुल जी, जेपीसी की जो रिपोर्ट आई थी वो 644 पन्नों की थी, और 644 पन्नों की रिपोर्ट प्रस्ताव रखने के बाद विपक्ष के सदस्यों को आधा घंटा दिया गया कि इस रिपोर्ट पर आपकी जो आपत्तियां हैं वो आप समिति के सामने रखें। तो जो कार्रवाई की गई है इस कानून को बनाने की, वो न तो चुने हुए प्रतिनिधियों को विश्वास में लेके की गई है, न उस समुदाय को विश्वास में लेके की गई है जिसकी संपत्ति के रखरखाव के लिए ये वक्त बिल आ रहा है। तो ये हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई मुस्लिम संगठनों से तो डायरेक्ट बातचीत की गई है। जगदम्बिका पाल तो यही बातचीत की गई है, बातचीत का 3 घंटे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात की गई है। सिफारिशें आपने बड़ा अच्छा सवाल। बातचीत का अर्थ यह होता है कि जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो सामने वाले के मशवरे को, उसकी राय को, उसकी चिंताओं को भी समझने का प्रयास करते हैं। जेपीसी ने 3 घंटे बात तो की, लेकिन उनके मशवरे को, उनकी राय को और उनकी चिंताओं को फिजूल से खारिज कर दिया और अपने 644 पेज के मसविदे में उस बात का कोई जिक्र ही नहीं किया। यही तो हमारी आपत्ति है। इसी बात को लेकर तो वक्फ बोर्ड के प्रस्तावित बिल पर कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का विरोध है कि जब आप बातचीत करते हैं, कम से कम उन मसलों को जहां पे वास्तविक आपत्तियां आई हैं, जो बिल के स्वरूप को बेहतर कर सकते हैं, उसको निखार कर सकते हैं, लोगों की चिंताओं का जायज कानूनी तरीके से समाधान कर सकते हैं, उनको बिल में शामिल क्यों नहीं किया गया? ये एक आपत्ति। दूसरी बात राहुल जी, ये एक बड़ी चिंताजनक प्रक्रिया है कि एक धर्म के मामले में दूसरे धर्म के लोगों का दखल चालू हो जाए। कल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैन समुदाय के मंदिरों में दूसरे धर्म के लोगों को शामिल कर देगी। कल को सिखों के गुरुद्वारे में सिखों के अलावा मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को ट्रस्टियां बनाकर बैठ देगी। एक तरह से अल्पसंख्यक समुदायों के जितने धर्म स्थल हैं उसमें दूसरे धर्म के लोगों को और प्रशासन को शामिल कर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने की नई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आने वाले समय में जैन समाज के मठ मंदिरों को
आने वाले समय में क्यों भाई, क्यों नहीं बताइए ना तौकीर जी, अगर मुसलमानों के मामले में पहले जब आप एक बात बताइए, जो सच्चर कमेटी ने आपको रिकमेंड किया था तो आपने उसको लागू क्यों नहीं किया, जरा ये बताइए। आने वाले समय में गुरुद्वारों के रखरखाव में रिकमेंड किया था, तब आपकी सरकार थी केंद्र में, आपने इसे लागू क्यों नहीं किया? सवाल सबसे बड़ा ये उठता है। और अगर हम उसको लागू करने जा रहे हैं तो आज आप उसका विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपके हमारे यहाँ पर वक्फ बोर्ड के पूरे अध्यक्ष बैठे हैं, वो बोलते हैं कि हम तो पूरी बात सुनिए, नियम उसमें कोई संशोधन हो नहीं रहा है। ये दो बातें क्यों हो रही है, मेरे को समझ नहीं आता। राहुल जी इनको रोकिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। नियम 14 बिंदु पे हुआ बन रहा है और आपको देखिए, अगर आपको विरोध करना है तो आपको आज देखिए बिल का विरोध करना है, वहां पर कीजिए, वहां पर कितना विरोध करना है मसले पे हमें। अगर किसी बिंदु के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों का विकास इन बिंदु के आधार पर हो और वक्फ बोर्ड सभी धर्मों के मंदिर मस्जिदों के ट्रस्टों के रखरखाव में महिलाओं को शामिल किया जाए। करिए शुरुआत राम मंदिर से, करिए शुरुआत महाकाल रूप से, करिए शुरुआत ओंकारेश्वर में भगवान ओंकारेश्वर के मंदिर से, करिए शुरुआत तिरुपति धाम से, करिए ना। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी तो आपको इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, दोनों लोगों की बात आ गई, दोनों लोगों की बात आ गई, दोनों लोगों की बात आ गई। अब थोड़ी देर में ये बहस जो है 12 बजे शुरू हो जाएगी, उसको उस पर भी हमारी नजर होगी। लेकिन सलाम रिजवी जी, आप कह रहे हैं जब कोई संशोधन बदला ही नहीं, सब सेम का सेम है, तो फिर विरोध आप दो बातों पे है, एक तो गैर मुस्लिम की एंट्री और दूसरी महिलाओं की एंट्री, इसी बात पर विरोध है। देखिए एक और बात पे विरोध है राहुल जी, बाद में बताऊं। रिपोर्ट जो बनी, मैं आ रहा हूं आपके बिरलाल जी के पास। सलाम जी से मेरा प्रश्न है, वन मैन कमेटी जो बनी थी आर्यन की रिपोर्ट, उसको क्या बोलते हैं इन्होंने किनारे कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। जो सच्चर कमेटी थी उसी को फॉलो कर रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या है वो बता दे कोई, भारतीय जनता पार्टी का नेता क्या है, कितना उसमें स्टडी किया, कितना पढ़ाई करके। ये सच्चर कमेटी से इसका आपके पास भी है, आप भी निकाल लीजिए ना, हम तो उसी के आधार पे बोल रहे हैं। इसका तो दो सच्चर कमेटी की, चलो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर नरेंद्र मोदी जी अगर के उसको लागू कर देते हैं तो मैं उनका यही मंच से स्वागत करता हूँ। ये कौन सी नीति इसमें सच्चर कमेटी कहां से आ गई है इस संशोधनों में? कमेटी के हिसाब से ही आपकी लगभग 80-70-80% जो है जो बदलाव हो रहे हैं, उसमें कुछ बदलाव अगर 10 से 20% अगर कर रहे हैं तो हम लोग उसके भाई कर रहे हैं ताकि अल्पसंख्यकों का जो विकास हो। मेरी बात सुन लीजिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी, 14 बिंदुओं की सिफारिशें करी एनडीए के सांसदों ने, पूरी मान ली गई। 5 बिंदुओं पे संशोधन की सिफारिश करी विपक्षी नेताओं ने, इंडिया दलों ने उनकी एक भी सिफारिश नहीं मानी गई। आपने इस बिल में नया क्या लेके आए जो इतना हल्ला मचा रहे हो, इतनी मिठाइयां बंटवा रहे हो, जलेबी बंटवा रहे हो, इतना नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोल रहे हो? हल्ला हम नहीं मचा रहे साहब, हल्ला आप मचा रहे हैं। हमारे जो लोग हैं वो उसका स्वागत कर रहे हैं और हमारे समाज के लोग स्वागत कर रहे हैं। यही तो बताना चाह रहे हैं हम जनता को। इसके पहले अल्पसंख्यक समुदाय जो है, आप मेरी बात तो, क्या बोरा और क्या आगा खानियों को उसको शामिल किया जाता था, क्या उनको भी उतना अधिकार दिया जाता था? क्या उनकी भी सुनवाई की जाती थी? आप तो पूर्व में अध्यक्ष रहे, यानी आपकी सिफारिश नहीं सुनी गई जेपीसी में, आपकी सिफारिश जेपीसी में सिफारिशें नहीं सुनी गई, एक भी नहीं। ठीक है ना। दूसरी बातें ये आ रही है कि अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सिया आगा खानी सिया उन लोगों को नहीं लिया जाता था। जनसंख्या के आधार पे सिया बोर्ड अलग होता है, सुन्नी बोर्ड अलग होता है। जहाँ पर जनसंख्या सियाओं की कम है वहाँ पर सुन्नी बोर्ड एक ही बोर्ड होता है, यह भी प्रावधान में है। और जैसे उत्तर प्रदेश में सिया बोर्ड भी है और सुन्नी बोर्ड भी है। हाँ। तो तौकीर भाई का यह कहना ठीक नहीं कि आप लोग क्या बोलते हैं दूसरे समुदाय के लोगों को नहीं रखते थे। अब बात आती है कलेक्टरों को अधिकार देने की। मैं आपको बता दूं, दूसरे लोग सियाओं को देते थे आप, सिया बोर्ड है अलग से, नहीं आप सिया बोर्ड है तब भी नहीं और ये आप कब रखा था बता दीजिए, वही तो मैं बात कर रहा हूं। और तौकीर भाई जितने आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने ऐसा किया, तो मेरे को ये बताइए, अभी तो कई सालों से बहुत से राज्यों में आप मध्य प्रदेश दे दो, उत्तर प्रदेश दे दो, राजस्थान दे दो, कई जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2 मुस्लिम अगर साथ में, तो बीजेपी के प्रवक्ता भी मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम है, देखिए ये तो साथ खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैं जिस चीजों में प्रॉब्लम है मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। आप बेवकूफ बनाने वाला काम मत करिए। एक चलिए बेवकूफ बना, चलिए ठीक है, मैं बारी बारी से पूछता हूँ, कुछ अच्छा करके बताइए, मैं स्वागत करूंगा। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पूर्णतः लागू करने की बात कर लीजिए, मैं नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कर दूंगा। सच्चर कमेटी मैंने पढ़ा है, सच्चर कमेटी में मुसलमानों के जो हालात बताए गए हैं उसमें अगर आप काम कर, उसमें भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो स्वागत है। जहाँ जरूरत नहीं है आप उसको ला के रख दो और बोलो कि आप
हमारा स्वागत करो, तो ऐसा नहीं ये होगा। मुस्लिमों के हित में नहीं है, यानी ये जो वक्फ एक्ट है ये मुस्लिमों के हित में नहीं, ये आप कह रहे हैं। सलाम इसमें नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है। और जिन बातों पे हमारा विरोध तो है, नया नहीं तो विरोध क्यों है? सवाल तो ये भी उठेगा ना। मैं आपके पास आ रहा हूं, जिन बातों पे विरोध है वो मैंने अपनी बातें आपके सामने रख दी, स्टूडियो में रख दी कि हमारे को इसकी जरूरत नहीं है। आप अगर के वहां गैर मुस्लिम सदस्यों को लेकर आओगे तो आप वो गैर मुस्लिम सदस्यों को आप अगर के ये सोच के ला रहे हो कि बोर्ड में बैठा आदमी चोर है, तो मैं कहूंगा कि आपकी संस्थानों में बैठा हुआ आदमी चोर है। करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुसलमान का होना शर्त, ये शर्त लगा दी गई है, जो कि गलत है हमारे नजदीक। नंबर 3, वक्फ के क्रिएशन करने में, वक्फ की तश्कील में दफा 3A2 उसके बायस विरासत के हकूक को ख़त्म कर दिया गया है। नंबर 4, दफा 3C का इजाफा, जिसके मुताबिक कलेक्टर या कोई मुतय्यन ऑफिसर ये फैसला करेगा कि कोई जायदाद हुकूमत की है या वक्फ की है। नंबर 5, दफा 3C2 उसके तहत में ये कि जब तक कि ऑफिसर फैसला न दे उसे हुकूमत की जायदाद तस्वुर किया जाएगा, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रहेगी जब तक कि डिसीजन नहीं हो जाए। नंबर 5, लिमिटेशन के कानून से वक्फ जायदाद मुस्तस्ना थी, उसको हटा दिया गया है, तो इससे वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यानी 12 साल से ज़्यादा जिन वक्फ जायदादों पर कब्जा है पूरे हिंदुस्तान में, उन सब के मालिक जो काबिल हैं वही हो जाएंगे। नंबर 7, दफ़ा 104 का खात्मा, जो कि वक्फ जायदाद के इस्तेमाल के मकसद से मुताल्लिक है। ये तमाम मामलात बहुत ही संगीन हैं जो कि 2024 के तरमीमी बिल के ज़रिए उठाए गए हैं और उनसे वक्फ का पूरा निज़ाम ही तब्दील हो गया है। JPC में उन अहम नताइज के हामिल मामलात और अफेयर्स पर कोई गौर नहीं किया गया, बल्कि बाज़ मामलात को JPC ने और ज़्यादा बिगाड़ दिया है। मिसाल के तौर पर दफ़ा 3C2 में कलेक्टर के बजाय मुतय्यन अफसर जो सरकार नॉमिनेट करेगी किसी भी ऑफिसर को, वो उसके फैसले पर निर्भर करेगा कि फैसला क्या होता है। ये और ज़्यादा बिगड़ गया है, जो कि सूरत हाल को मज़ीद अबतर कर देगा। एतराज़ कलेक्टर के किरदार को बना, कलेक्टर के कैरेक्टर को बना हमें एतराज़ नहीं है, हमें एतराज़ इस बात के ऊपर है कि वक्फ का निज़ाम में एक मुतय्यन ऑफिसर की शमूलियत के ऊपर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि हम JPC में भी गए और 3 घंटे हमने बात भी रखी, लेकिन सुनी नहीं गई और पॉइंट उन्होंने एक एक करके गिनाया है। तौकीर जी, देखिए, मैं एक शेर पढ़ के मैं अपनी शुरुआत आगे की करना चाहूँगा कि वह एक समंदर खंगालने में लगे हैं, वह एक समंदर खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। देखिए, आप अपनी देखिए साहब, हमने काम किया है, आपने काम नहीं किया। जो खामियां थी उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। अगर DM को लिया गया, मैं पहले भी कहा था, फिर से कहता हूं, कोई अपील करने के लिए आपको अधिकार भी दिया गया। पहले अपील के अधिकार तो नहीं थे, आज अधिकार है, आपके पास कानून है, कानून आपको आप वहां पर नहीं मान सकते तो आपको कोर्ट के दरवाजे खुले, हाई कोर्ट के दरवाजे खुले, सुप्रीम कोर्ट के तक के दरवाजे खुले, वहां भी अपील किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो एक्ट है तो उसके हिसाब से पहले था कि एक्ट है कि वो किसी चीज को, संपत्ति को कोई अधिकार बता देता था कि भाई आजादी के पहले से जो है हमको वक्फ की गई है, तो वो कागज को अरबी और उर्दू में बनाया गया था, उसको ही अभी तक वो जो है जो कागज को दुरुस्त नहीं किया गया है, उसको भी हम इसलिए कार्य करने जा रहे हैं। और इसी कारण से DM को सामने अधिकार दिया, क्योंकि हम जब सर्वे कमिश्नर भेजते थे तो वो जब सर्वे करते थे उसमें भी कहीं ना कहीं त्रुटि मिलती थी, या सर्वे कमिश्नर को या किसी चीज को जो है दो चीज सलाम रिजवी ने कहा, मैं रोक रहा हूं, सामने आ रहे हैं, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं जी, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं। 2 बात सलाम रिजवी ने कही है कि भाई देखिए इसमें कुछ नया नहीं है, सब वही है, वही ढाक के 3 पाती। इनका कहना है कि जैसे पहले था वैसे है, लेकिन 2 बात का विरोध है। गैर मुस्लिम को एंट्री, उसके पीछे अपना तर्क दे रहे हैं, और दूसरी बात महिलाओं की एंट्री। महिलाओं के तो पहले से उसमें है,
महिलाओं के पहले से। दूसरा विरोध क्या था आपका? कहाँ कौन से राज्य में आपकी सरकारों में या किसी की सरकार में बताइए? जहाँ देखिए धारा क्यों नहीं बनाया? की धारा 9 और 14 क्यों नहीं बनाया? आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाया? आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाया? मुस्लिम को एंट्री का विरोध है, गैर मुस्लिम का एंट्री का विरोध है इसलिए क्योंकि क्या होता है कि आज जो वक्फ बोर्ड जो है मुतवल्ली कौन सा किसका कैसा बनेगा वो हम निर्णय करेंगे। इस पे लगे हुए सारे वक्फ बोर्ड, संपत्तियां कैसे बिक्री हो या कैसे अदली बदली करके हटा ली जाए, महंगी जमीन को आप कब्जा करके जो बैठा है इसको बेच दी जाए और उसके बदले में जमीनों को दूसरे को उसके सस्ती जमीन लेके बदल दी जाए। ये वहां पर ये आप अपनी सरकार के आप अपनी सरकार पे क्यों नहीं बोलते? अरे साहब राज्य वक्फ बोर्ड होता है सारे देश में, आपकी सरकार बनी हुई, आप उनके अध्यक्षों को क्यों नहीं बोलते? आप अपनी सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हो। अलावा क्या कर रहा था? आप अपनी सरकारों के ऊपर उंगली उठा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हो। आप लगाम लगाने की कोशिश है, आप समझ नहीं रहे हो आप क्या बोल रहे हो? आपकी सरकार जगह जगह पर है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, कब्जा वक्फ की जमीन पे कब्जा है। आपका कहना है कि वहाँ कब्जा नहीं हट रहा था, इसका मतलब आपकी सरकार फेल है, इसका मतलब आपकी सरकार मुसलमानों के लिए काम नहीं कर पा रही है। आप ये सिर्फ आईना नहीं किया है, हमारी सरकार के किसी भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? हरियाणा में किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? और ये अभी से नहीं, ये तो सालों साल से। आपने वहां पर ये सब अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया? कितने कागज निकाले गए या कितने सर्वे करके आप लोगों ने उसको सही ढंग से पेश किया? तो ये भी है, एक फैक्ट तो तौकीर जी ये भी है, आप अपनी सरकारों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। गया तो कितना बता दीजिए तौकीर जी, एक फैक्ट तो ये भी है, रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर पर जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है। लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीनों में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है जहीरुद्दीन, ये बीजेपी का कहना है, इसीलिए संशोधन लाया जा रहा है। मैं आपके पास आ जाऊंगा सलाम जी। जहीरुद्दीन से मेरा प्रश्न है, देखिए जो वक्फ के अंदर अतिक्रमण और धांधली की जो बात हो रही है, वक्फ एक्ट के अंदर अतिक्रमण को हटाने का स्पष्ट प्रावधान है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राज्य सरकारों की लापरवाही रही है और वक्फ माफियाओं को समर्थन रहा है इनडायरेक्टली। मैं ये बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर राज्य सरकार की लापरवाही है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वक्फ मध्य प्रदेश के अंदर जो वक्फ संपत्तियां हैं और विशेष करके भोपाल के बाद बुरहानपुर में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वक्फ पे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभी तक उन्होंने क्या कार्रवाई की? पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछते हैं कि कांग्रेस की सरकार से भी कभी पूछे? जरा बताइए जहीरुद्दीन साहब, आप ऐसा है कि ये जो नियम कायदा है उसी कारण से उसी धर्राशाही चल रही थी, अब नियम बदला है तो कार्रवाई भी होगी, इसलिए ये नियम बदला है। तो आप जो है आप उनसे पूछ रहे हैं जो आपकी सही सरकारें रही हैं, तो क्यों कितना कार्रवाई करी? वही धराशायी 75 सालों से चलता आ रही, वो नहीं चलने वाली साहब, ये इसलिए बदला गया है नियम को, ये आपको मानना पड़ेगा। इसलिए आपको दर्द हो रहा है, वो दर्द दिखता है क्योंकि अतिक्रमण जो करके रखे हैं, वो कब्जा करके रखे हैं, आप इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, हम उस पे लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और डीएम को एक बात सामने आई है, इस बहस से एक बात सामने आई है कि राज्य सरकार की लापरवाही भी रही है। तौकीर जी, राज्य सरकार की लापरवाही भी रही है और उसमें एक राज्य सरकार ने सभी को बोल रहे हैं। ठीक है, पूरा कर लीजिएगा। मृणाल जी हाथ उठा रहे हैं। मृणाल जी। राहुल जी, अभी कुंभ में धर्म संसद में हिंदू साधु सन्यासियों ने प्रस्ताव पारित किया कि हिंदू मठ मंदिरों की जमीनों की व्यवस्था से कलेक्टर को हटाया जाए और पूरी तरह से धार्मिक लोगों को यह जिम्मेदारी दी जाए। वक्फ पे मामले में भी जो गंभीर आपत्ति है, वो आपत्ति यह है कि वक्फ की संपत्ति की व्यवस्था कलेक्टर नहीं करेगा और वक्फ की संपत्ति की व्यवस्था जो धार्मिक आधार पर धार्मिक के चुने हुए लोग हैं, जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से चुने जाते हैं, वो लोग करेंगे। शंका इसलिए है कि नए वक्फ बिल में इस संपत्ति के निर्धारण को, इसको बेचने का अधिकार शासन को दिया जा रहा है। अब जब शासन को दिया जा रहा है तो बहुत बड़ी आपत्ति यह है कि कलेक्टर चूंकि शासन के सत्ताधारी दल के प्रभाव में रहता है, एसडीएम उसके प्रभाव में रहता है, बोर्ड में 2-3 सदस्य गैर धर्मों के सत्ताधारी दल के प्रभाव में जोड़े जा रहे हैं, इसलिए वक्फ की बहुमूल्य संपत्तियों को अपने राजनीतिक चहेतों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उपकृत करने के लिए बेच नहीं दिया जाए, ये बहुत बड़ी आपत्ति लोगों को है। और इसीलिए जहां सच्चर कमेटी के बाद पूरी बात 2 मिनट और लूंगा, तो इसलिए विपक्ष को परेशानी है और तुष्टीकरण की राजनीति करना ये कांग्रेस का हमेशा से
यही एजेंडा रहा है, फूट डालो, राज करो, जो मुझे लगता है कब समाप्त हो जाएगा। कल सरकार ने ऐलान किया कि हम बिल ला रहे हैं, इसके बाद विपक्ष की बैठक होती है और विपक्ष कहता है यह असंवैधानिक बिल है। विपक्ष देश के हित में कुछ भी होता है उसे असंवैधानिक ही लगता है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, तब भी उन्हें यह लगता है कि ये तो गलत हो रहा है। इसी प्रकार से वक्फ बिल आ रहा है और वक्फ के अंदर मैं ऐसा मानता हूं कि मुस्लिम समाज ने भी, आप उनकी प्रतिक्रिया लीजिए, अंतर्मन इनका ये कहता है कि ये बहुत लाभदायक है। उनके समाज में भी जो अपराधी, गुंडे, ठेकेदारों ने कब्जे कर रखे, तो उनको भी अच्छा लग रहा है कि इससे मुक्ति मिलेगी। बट केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना है तो इस प्रकार के वक्तव्य देने, अंतर्मन नहीं है उनका भी, ये केवल ऊपर से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मृणाल जी अपनी बात जल्दी पूरी कर लीजिए सर, 15 सेकंड में। देखिए, उसके बाद दो बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं वक्फ को लेकर कहूंगा। पहली बात, मठ मंदिरों की व्यवस्था में अगर किसी गैर हिंदू को लाया गया तो वो हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, और अगर ये स्टैंड आपके दर्शक सही मानते हैं तो उनको ये भी मानना चाहिए कि वक्फ की व्यवस्था में भी दूसरे धर्म के लोगों को बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आखिरी बात बिल्कुल, अगर हमारे मठ मंदिरों की देखिए एक बात मृणाल जी, पहली बात को समझ लीजिए कि जो नियम कायदे के हिसाब से जब कोई कानून बनता है तो उसके हिसाब से पालन होना चाहिए। लेकिन आपकी सरकारों ने कभी नहीं किया। हम पालन करने जा रहे हैं, हम अतिक्रमण भी हटाने जा रहे हैं, हम उसको वहां पर शिक्षा के केंद्र खोलने जा रहे हैं, हटाने जा रहे हैं और शिक्षा का केंद्र भी खोलने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बनाने जा रहे हैं, ये उपलब्धि मोदी जी की और साथ ही साथ मृणाल जी और सलाम रिजवी जी, आपका धन्यवाद, नमस्कार। वक्फ बिल को लेकर देश भर में हंगामा चल रहा है, तो वहीं ग्वालियर के सीनियर एडवोकेट शिराज कुरैशी ने दिए जेपीसी को सुझाव। IBC 24 से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश भर में हंगामा चल रहा है और संसद में वक्फ बिल पेश किया जा रहा है, और ऐसे में जेपीसी को सजेशन देने वाले एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं सिराज कुरैशी जी, उनकी जो बुक्स हैं वो भी हमारे उन्होंने दी हुई है। क्या कहेंगे, आपने ये वक्फ बोर्ड बिल को लेकर किस तरह का आपने सजेशन दिया है? देखिए, जिस तरह से वक्फ एक्ट आ रहा है, संशोधन अधिनियम 2024, उसमें अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में उसकी जो बुनियाद रखी गई है वो वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए रखी गई है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वक्फ की जायदादों को बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट हो पाएगा, उसका प्रबंधन हो पाएगा, उसमें जो लूट खसूट मची हुई है वो बचाई जाएगी, और जिस तरह से वक्फ के माफिया अपने मकड़ जाल में जकड़े हुए हैं पूरे वक्फ संपत्तियों को, उससे छुटकारा हम लोग पा सकते हैं। आपने अपनी किताब के जरिए मतलब जेपीसी को कितना पॉइंट्स पे अपना अमेंडमेंट दिया है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने पूरे जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट था उसका अध्ययन किया था, और अध्ययन के बाद हम लोगों को जो लगा कि उसमें कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ पेशी है, वो सारी चीज़ों को हमने, हमारी पूरी टीम ने उसको स्टडी करने के बाद एक रिप्रेजेंटेशन जेपीसी को भी दिया था। क्या लगता है कि आ जाएगा, पास हो जाएगा बिल, तो कितना ये फ़ायदेमंद होगा? मुस्लिम जो गरीब तबके का है उसके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? वक्फ की जायदाद में जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है, लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये हमारे मुस्लिम कौम के लिए ही फ़ायदा होगा, देश के लिए फ़ायदा होगा, समाज के लिए फ़ायदा होगा। देख सकते हैं सीनियर एडवोकेट हैं सिराज कुरैशी जी, उन्होंने जेपीसी को अपने भी सुझाव दिए थे, और उसके बाद अब कहा जा रहा है, उनका द्वारा कहा जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिमों के हित में है, लेकिन उन लोगों को डर है जो वक्फ की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी अपनी मिल्कियत समझे बैठे हुए हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।